वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म पर चर्चा करेंगे। अभी जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसमें टूरिज्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी, फिर उसके बाद मैंने टूरिज्म के कुछ परिभाषाओं पर आपको प्रकाश डाला, फिर उसके विषय क्षेत्र और भी जो चीजें हैं, इनिशियल चीजें, उनके बारे में आपको मैंने बताया। पर आज हम टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म के बारे में बताएंगे। Tourism is an economic product meeting the demand of human beings, and as such its market is created according to fluctuation of supply and demand. टूरिज्म जो है, पर्यटन जो है, ये एक आर्थिक उत्पादन है जो ह्यूमन बींग्स की जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी करती है। मनुष्य का जो डिमांड क्या है? लेजर एंड प्लेजर का घूमना, विभिन्न क्षेत्रों में जाना, एक्सप्लोर करना, जानकारी प्राप्त करना एंड सो ऑन। तो इससे जो है मार्केट क्रिएट होता है। पर ये जो मार्केट जो क्रिएट होता है, इसमें कभी ज्यादा डिमांड आती है, सप्लाई भी कभी ज्यादा होती है, कभी डिमांड ज्यादा तो सप्लाई कम, कभी सप्लाई ज्यादा तो मांग कम एंड सो ऑन। अब जैसे आपको इसका डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस में जो रिलीजियस टूरिस्ट जाते हैं, तो विशेष दिनों के लिए सप्लाई मांग ज्यादा होती है कि विशेष दिनों में हमको दर्शन करना है, नवरात्र में हमें देवी का दर्शन करना है, डिमांड बहुत ज्यादा होती है। सप्लाई इन द सेंस ऑफ फैसिलिटी, यातायात के साधन एंड सो ऑन, उसमें कमी रहती है। कुछ स्पेशल सरकारी तंत्रों के माध्यम से कुछ स्पेशल गाड़ियां चलती हैं, ट्रेन चलते हैं एंड सो ऑन, तो सप्लाई को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। फिर बाकी नॉर्मल डेज में आपका सप्लाई ज्यादा रहता, डिमांड कम रहती, कम लोग जाते हैं, भीड़ नहीं रहती, आप आराम से दर्शन करते हैं। ये जो चीज है ये हमारे हिंदू रिलीजन में भी प्रचलित है, यही चीज हमारे क्रिश्चियन रिलीजन में प्रचलित है, यही चीज हमारे सिख में रिलीजन में प्रचलित है, यही चीज हमारे मुस्लिम रिलीजन में प्रचलित है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है ये फ्लक्चुएट करता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। The majority of demand of tourism enumerates the motives which can prompt a person to make a journey for tourist place. ज्यादातर जो टूरिज्म से संबंधित जो मांग आती है, डिमांड होती है, वो लोगों को उत्प्रेरित करती है कि वो अमुक जगह जाएं, जर्नी करें, टूरिस्ट प्लेस में विजिट करें। These motives can be varied and do exercise a decisive influence on destination of a journey. ये जो उनके मोटिव्स हैं, ये हर वर्ग के लोगों के मोटिव्स अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग मोटिव्स होने के वजह से डिसीजंस भी अलग अलग होती हैं। तो जर्नी का जो डेस्टिनेशन ऑफ जर्नी जो है वो प्रभावित होता है। यंगस्टर्स के जो डिसीजंस होंगे अलग होंगे, मिडिल ऑर्डर के जो ग्रुप होगी उनके डिसीजंस अलग होंगे, ओल्डर पीपल के डिसीजंस अलग होंगे और डेस्टिनेशन ऑफ जर्नी इससे भी प्रभावित होती है। Thus, the diversity of touristic motives generates various types of tourism. और इस विभिन्नता की वजह से जो आपका पर्यटन उद्देश्य है, घूमने का जो उद्देश्य है, उसमें इतनी प्रकार की वैरायटीज मिलती है कि आपको विभिन्न प्रकार के टूरिज्म जनरेट होती है। और आज जो हम आपसे बातचीत करेंगे वह डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म के बारे में आपको बताएंगे। चलिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बाउंड्री, सीमाओं के आधार पर वर्गीकरण। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन।
Tourism is not limited within the boundaries of a nation. Tourists may travel to a foreign country or within their borders. The following types of tourism are found in the tourist flow patterns within a national boundary. टूरिज्म या पर्यटन जो है किसी देश के सीमा तक सीमित नहीं है. पर्यटक फॉरेन कंट्रीज में भी विजिट करते हैं और अपने देश में भी विभिन्न क्षेत्रों में जाके विजिट करते हैं. तो ऐसे में द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टूरिज्म आर फाउंड इन द टूरिस्ट फ्लो पैटर्न विद इन द नेशनल बाउंड्रीज. अपने देश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो टूरिस्ट फ्लो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. इनकमिंग टूरिज्म. इन द कैटेगरी are included the tourists received by a certain country from other countries. Incoming tourism में ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो विदेश से आपके देश में आते हैं, इन करते हैं, इसलिए इनको इनकमिंग टूरिस्ट हम बोलते हैं, टूरिज्म बोलते हैं. द लेटर बीइंग द ओरिजिन कंट्री ऑफ द टूरिस्ट, क्योंकि जहां से आते वो उस व्यक्ति का ओरिजिन कंट्री है टूरिज्म के लिए. आउटगोइंग टूरिज्म यानी आप अपने यहां से दूसरे देश में जाते हैं, दैट इज आउटगोइंग टूरिज्म. देयर आर मेनी पर्सन्स ऑफ अ कंट्री हु गो अब्रॉड, फॉरेन में जाते घूमने के लिए, यूरोप टूर करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Outgoing tourism comprises these tourists normally residing in the country and going abroad. फिर नेक्स्ट आता है इंटरनल टूरिज्म. इंटरनल मतलब अपने ही देश में. द नेशनल इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ट्रैवल occasionally to other places within their national territories. This is called as internal tourism. अपने ही देश में हमारे जो सिटीजन्स हैं कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, अपने ही देश के अंदर जो नेशनल टेरिटरी है उसी के सीमा के अंदर. तो ऐसे केसेस में हम इनको बोलते हैं इंटरनल टूरिज्म. अब हम वर्गीकरण पे चलते हैं जो समय पर आधारित वर्गीकरण है. इसके पहले हम लोग ने चर्चा की सीमाओं के आधार पर, अब समय के आधार पर टूरिज्म. हाई और मोबिलिटी पैटर्न्स. द टूरिस्ट स्टे इन अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम और दे ट्रैवल कंटिन्यूअसली एंड स्पेंड लिटिल टाइम इन वेरियस टूरिस्ट प्लेसेस. On the basis of how tourists spend their time, the following distinctions can be made. हाई और मोबिलिटी पैटर्न. हाई मोबिलिटी पैटर्न में क्या होता है, कभी कभी टूरिस्ट जो है स्टे इन प्लेस किसी जगह में काफी लंबा रहते हैं या कंटिन्यूअसली ट्रैवल करते हैं और विभिन्न जगहों में देखते हैं, पर वो बहुत कम समय के लिए वो समय देते हैं और ट्रैवल ज्यादा करते हैं. तो इसी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टूरिस्ट स्पेंड देयर टाइम, अपने समय को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के हम टूरिज्म आपको इसमें समय के आधार पर बताते हैं. पहला आपका है इसमें रेजिडेंशियल टूरिज्म. रेजिडेंशियल टूरिज्म कंप्राइजेस ऑफ दोज टूरिस्ट्स हु हैव अ हॉलिडे पीरियड ओवर अ मंथ and spend it in one specific place. रेजिडेंशियल टूरिज्म वो होता है कि जब पर्यटन लंबे अवकाश में एक स्थान अपने घर से दूसरे स्थान पर जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, चाहे वो 1 महीना हो या उससे ज्यादा हो, तो ऐसे में हम इनको बोलते हैं रेजिडेंशियल टूरिज्म. These tourists choose a quieter and peaceful place with a mild climate. ऐसे पर्यटक चाहते हैं कि वो शांत वातावरण में रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट उन्हें मिले, उन्हें सुकून मिले, एंड दे कैन रिलैक्स देमसेल्व्स. अगेन जब वो कम वापस आए अपने घर तो फुल ऑफ एनर्जाइज्ड होके काम करें. तो लंबे समय के लिए जो टूरिस्ट
लोग जो रहते हैं किसी स्थान पर इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, ऐसे टूरिज्म की को हम बोलते हैं रेजिडेंशियल टूरिज्म। रेजिडेंशियल टूरिज्म जो है हमेशा पीक सीजन्स में होता है। पीक सीजन्स में गर्मी की छुट्टी, जाड़े की छुट्टी, दशहरा की छुट्टी एंड सो ऑन। दूसरा आपका आता है सीजनल टूरिज्म, मौसमी पर्यटन। Seasonal tourism comprises of those who have a holiday period of not more than a month, जिनमें छुट्टी का जो अवधि होता है 1 महीने से कम होता है। चीजों पर विशेष ध्यान देके आप इसको जानिएगा। ऑब्जेक्टिव आंसर्स में यही सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। These tourists also remain in one specific place for not more than a month. ऐसे टूरिस्ट, ऐसे पर्यटक किसी पर्टिकुलर स्थान पर 1 महीने से ज्यादा नहीं रहते। पहले वाले में 1 महीना भी रह सकते हैं, 2 महीना भी रह सकते, पर इसमें सीजनल टूरिज्म में नॉट मोर देन अ मंथ। He may point out difference in residential or seasonal tourism in time factor. The main difference जो होता है रेजिडेंशियल और सीजनल टूरिज्म में, वो क्या मेन है होता है? टाइम फैक्टर, समय। एक में मोर देन अ मंथ और दूसरे में नॉट मोर देन अ मंथ। roving tourism. These are certain categories of tourists who travel throughout their holiday period. Roving tourism ऐसा होता है कि जिसमें टूरिस्ट जो होते हैं पूरे उनके जो हॉलीडे पीरियड होता है उसमें वो यात्रा ही करते रहते हैं। They travel from places to places and never spend more than 5 nights anywhere. और कहीं भी 5 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं। They are continuously on move. और हमेशा वो उनमें गतिता रहती है, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे टूरिज्म को हम बोलते हैं रोविंग टूरिज्म। Their purpose of travel is different from those of residential and seasonal tourists. They are most widespread in spring and autumn. इनका पर्पस, इनका उद्देश्य रेजिडेंशियल और मौसमी पर्यटकों से अलग होता है और ये खास तौर से स्प्रिंग सीजन में और ऑथम सीजन में, यानी बसंत काल में और शरद ऋतु में आप ऐसे जो रोविंग टूरिज्म जो है वो ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है विंटर टूरिज्म। ये खास तौर से यूरोपियन देशों में प्रचलित है। ये जो है खास तौर से मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च के पीरियड में विंटर टूरिज्म ज्यादा प्रचलित है। विंटर टूरिज्म हैव 2 प्राइम इंसेंटिव्स, द सर्च फॉर स्नो एंड सर्च फॉर सनशाइन। 2 उनके मुख्य उद्देश्य होते हैं, बर्फ देखना और धूप की इच्छा। नेक्स्ट आपका आता है सीजनल एंड इवेंट टूरिज्म। These are various factors influencing the mass tourist flow during a particular season. सीजनल और इवेंट टूरिज्म जो होता है ये एक ऐसी चीज है जो मास लेवल में लोगों को प्रेरित करती है कि उसी सीजन में लोग जाएं, इवेंट देखने जाएं। कुछ सीजनल चीजें होती हैं उसको भी देखने के लिए लोग जाएं। Some of the incentives for travel for a sporting nature depends on natural conditions and the season, hunting, fishing, winter sports, etc. खास तौर से इवेंट टूरिज्म में आप देखेंगे स्पोर्ट्स के वजह से ट्रैवल करते हैं, कुछ नेचुरल कंडीशंस, पर्यावरण के बीच में रहना चाहते हैं तो नेचुरल कंडीशंस, और उस सीजन में जाना चाहते हैं जिस सीजन में हंटिंग अच्छी होगी, जिस सीजन में फिशिंग हो सकती है, विंटर स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। कभी कभी इसमें सीजनल और इवेंट टूरिज्म में हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, मेला होती हैं, कला होती है, म्यूजिक फेस्टिवल्स होता है, ट्रेड फेयर्स होता है
और भी विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशंस होते हैं, वो पर्टिकुलर सीजन्स में ही होता है। तो ऐसे में लोग जो जाते हैं उनको हम सीजनल एंड इवेंट टूरिज्म हम बोलते हैं। फिर विंटर टूरिज्म के बाद आप देखिए समर टूरिज्म है, ये गर्मियों के महीने में आता है। द मेन इंसेंटिव ऑफ दिस टाइप ऑफ टूरिज्म आर सनशाइन एंड बेदिंग इन द सी। खास तौर से ये हमारे यहाँ उतना प्रचलित नहीं है। पश्चिमी देशों में या उच्च अक्षांश के देशों में जो ठंडे देश हैं उनके लिए विंटर जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है, सनशाइन नहीं मिलता है। तो समर्स में वो खास तौर से बाहर जाते हैं, बीचेस में जाते हैं, घूमने जाते हैं, ओपन स्पेसेस में, जहाँ वो आराम से सनबाथ लें, समुद्र में नहाएं और कायदे से सनशाइन का मजा लें। और ये यूरोपियन कंट्रीज में ये होता है एंड इट इज अ वेरी वेरिड टाइप ऑफ मास टूरिज्म। बड़े पैमाने में मास स्केल में यह टूरिज्म जो है प्रचलित है। नेक्स्ट आपका आता है सरकमस्टेंशियल टूरिज्म। सरकमस्टेंशियल मतलब सरकमस्टेंस, परिस्थिति के अनुकूल पर्यटन। इट इज लोकलाइज्ड टूरिज्म, यह स्थानीय पर्यटन होता है। as it is attracted by transitional festivals of a religious, artistic, sportive or folklore nature. सर्कमस्टेंशियल टूरिज्म जो होता है वो अट्रैक्टेड होता है ट्रांसफेयर्स से, मेलाओं से। अब वो मेला धार्मिक हो सकता है, आर्टिस्टिक हो सकता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकता है, पशु मेला हो सकता है, या लोक नृत्य, लोक गीत एंड सो ऑन। Attraction of host destinations. There are various incentives which generate the tourist flow pattern. Therefore, tourism may be classified as follows. Attraction of host destination. कुछ host destinations होते हैं जिसके attraction के वजह से जो है tourists आते हैं, तो इनका pattern जो है वो गाइडेड होता है। तो देयरफॉर इसके आधार पर हम टूरिज्म को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। रिक्रिएशनल टूरिज्म, मनोरंजन से संबंधित पर्यटन। टूरिस्ट who visit to devote their holiday to rest, to recuperate their physique and psychic, and who wish to refresh themselves when tired are included in the category of recreational tourism. ऐसे पर्यटक जो छुट्टी में आराम करने जाते हैं, अपने को फिर से भौतिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए रिक्रिएशनल टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। Their longest stay is in the tourist resorts, which generates relaxation to them. लंबे समय तक ये लोग टूरिस्ट रिसोर्ट्स में रहते हैं जहां उनको रिलैक्सेशन मिलती है। रिसोर्ट्स में बी बाय द सी, ये जो रिसोर्ट्स होते हैं समुद्र के किनारे हो सकते हैं, हिल टॉप में हो सकता है, विच एंश्योर्स मच सॉट आफ्टर कंफर्ट फॉर देम, पर ये उनके ध्यान में रहता कि आराम मिलना चाहिए। देयर मेन प्रेफरेंस इज द क्लाइमेटिक रिसोर्ट्स। ज्यादातर ऐसे टूरिस्ट जो होते हैं वो जलवायु से प्रेरित होते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के ही रिक्रिएशनल टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। टूरिस्ट विजिटिंग फॉर केयर फ्री रिसोर्ट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। These types of tourists have mainly intellectual incentives. Intellectual incentives का मतलब क्या है? बौद्धिक स्तर पर इनकी थकान दूर होना। They want to see new things. नए चीज वो देखना चाहते हैं। Know new people, नए लोगों से पहचान बनाना चाहते हैं।
उनके बारे में जानना चाहते, उनके इतिहास के बारे में, उनके कला के बारे में, स्थानीय जो रीति रिवाज है उनके बारे में, प्राकृतिक जो सराउंडिंग है उस क्षेत्र में उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और इसी को हम इंटेलेक्चुअल इंसेंटिव बोलते हैं। जब उनको ज्ञान मिलता है, नई बातें उनको पता चलती हैं, दे फील एनरिच्ड। इट मे बी कॉल्ड अ कल्चरल टूरिज्म और रोविंग टूरिज्म। ऐसे को भी हम सांस्कृतिक पर्यटन या रोविंग पर्यटन कह सकते हैं। प्लेजर टूरिज्म और लेजर टूरिज्म। प्लेजर टूरिज्म और लेजर आमोद प्रमोद के लिए पर्यटन। It includes those tourists who leave on holiday for a change of climate out of curiosity to relax, see some new, enjoy good scenery, unfamiliar folklore, the quiet and noisy modern tourist centers. ऐसे टूरिस्ट हॉलीडे बिताना चाहते हैं पर वो क्लाइमेट चेंज भी चाहते हैं। अगर बहुत ठंडे देश के हैं तो गर्म क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे, या बहुत गर्म क्षेत्र से हैं तो ठंडे देश में जाना पसंद करेंगे, रिलैक्स करने के लिए, नई चीजों को देखने के लिए, नए भूदृश्य का आनंद लेने के लिए, एंड सो ऑन। Some tourists of this category find pleasure in traveling from the fact of changing places and surroundings. कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं वो आनंद लेने के लिए ट्रैवल करते हैं, जगह बदलने के लिए, अपने परिवेश को बदलने के लिए, जस्ट फॉर प्लेजर, जस्ट फॉर लेजर। The constant expansion of industrialization and automation, the enormity and hectic pace of life, and the growing lack of leisure in a frequently irksome routine job led men today to look for leisure activities and travel to escape from the pressures and strains they are subjected to. ये जो हमारे औद्योगिकरण के वजह से, तकनीकी प्रगति के वजह से, स्वचालित पर्यावरण के वजह से जो हमारे कॉमन लाइफ जो है वो बहुत इसमें हेट्रिक्सिटी आ गई है, व्यस्तता ज्यादा बढ़ गई है, और इस वजह से आपके इसमें थकान भी आता है। आप सही तरीके से अपने दिनचर्या को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, और कभी किसी मुकाम में आपको लगता है कि हमें अब ब्रेक चाहिए, वी नीड अ ब्रेक। तो उस ब्रेक के वजह से, रूटीन से हटने के लिए आप जो है प्लेजर टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप ट्रैवल करें, ट्रैवल करके आप हटना चाहते हैं कि आपकी जो रोजमर्रा की जो तनाव है, रोजमर्रा की जो प्रेशर्स है, रोजमर्रा की जो स्ट्रेन्स आपके हैं, उससे आप हटें और एंजॉय करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो प्लेजर टूरिज्म का यही मतलब है। These tourists look for peace and quietness. शांति पाने के लिए ये ट्रैवल करते हैं। These tourists may be identified with residential tourism. इनको हम residential tourism के साथ जोड़ सकते हैं, and even more with the seasonal type. साथ ही हम seasonal tourism के साथ जोड़ सकते हैं, और it may also be called as tourism for convenience. इसको हम टूरिज्म फॉर कोवलेंस भी बोल सकते हैं। विजिटिंग सी बीचेस, वाटरफॉल्स इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ टूरिज्म। अगर आप बहुत थके हैं, बहुत तनावग्रस्त हैं, तो समुद्र के किनारे जाइए, बैठिए, स्वच्छ हवा का एंजॉय करिए, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज का एंजॉय करिए, समुद्र के किनारे सी फूड खाइए, रिलैक्स्ड वे में, कोई समय की पाबंदी नहीं रहती है। तो ऐसे जो है लेजर एंड प्लेजर टूरिज्म कहलाती है। नेक्स्ट आपका आता है स्पोर्टिंग टूरिज्म। स्पोर्टिंग शब्द से आप समझ रहे हैं कि स्पोर्ट्स। लाइक स्पोर्ट्स itself, tourism is a mass phenomenon of this century. Like sports too, it is only natural in its potential, neither good nor evil in essence, and can be positive in its effects only if it is subjected to a wise planning and guidance.
स्पोर्ट्स के तरह टूरिज्म भी जो है मास फेनोमेना है आज के युग में। जैसे खेल सबको अच्छा लगता है, कोई ना कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ गेम्स प्रोफेशनली या नॉन प्रोफेशनल तरीके से पसंद करता है और एंजॉय करता है, तो ऐसे ही टूरिज्म भी है। दिस टूरिज्म इज मोटिवेटेड बाय द विश टू प्रैक्टिस स्पोर्ट्स। ऐसे टूरिस्ट जो है मोटिवेटेड होकर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। जैसे वाटर एंड विंटर स्पोर्ट्स, हंटिंग एंड फिशिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। इन दिस केस देयर आर बिग स्पोर्ट्स मीटिंग्स। ऐसे में बिग स्पोर्ट्स मीटिंग्स भी होती हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स होता है, फिर फुटबॉल वर्ल्ड मैचेस होती है, वर्ल्ड हॉकी मैचेस होती हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है, एंड सो ऑन, विच अट्रैक्ट्स कंट्रीमैन एंड नॉट ओनली द स्पोर्ट्समैन। इसमें केवल स्पोर्ट्स पर्सन्स के अलावा भी जो लोग देखना पसंद करते हैं, स्पेक्टेटर्स बन के देखना पसंद करते हैं, वो भी अट्रैक्ट होते हैं और जाते हैं, विजिट करते हैं। तो ऐसे को हम बोलते हैं स्पोर्टिंग टूरिज्म। देयर आर विंटर स्पोर्ट्स, नेचुरल स्पोर्ट्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ये सब उदाहरण है स्पोर्ट्स के। हाइकिंग, सेलिंग, गोल्फ, हंटिंग, फिशिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, अंडर सी फिशिंग, डांसिंग, बीच गेम्स, मिनी गोल्फ, हाइड्रोसाइक्लिंग, ये बहुत वैरायटीज ऑफ इंडोर अम्यूजमेंट्स भी हैं जो लोगों को फन देते हैं और आपका जो तनाव है उससे आप डाइवर्ट होते हैं। बिकॉज रोजमर्रे के तनाव से यू नीड अ ब्रेक, और ब्रेक क्यों लेते हैं कि आप उससे डाइवर्ट करना चाहते हैं। अगर डाइवर्जन लाइफ में नहीं होगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे तनाव के वजह से, और आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से कुछ लोग स्पोर्ट्स टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। कंट्रीज विच आर वेल प्लेड टू डेवलप स्पोर्ट्स हैव अ गुड स्कोप। ऐसे देश जो स्पोर्ट्स में डेवलप्ड हैं, कुछ स्कोप है, तो उसमें आप वैसे देश बहुत सारे स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे देश जो है स्पोर्ट टूरिज्म से काफी उनको इनकम भी होता है। अब भारत की बात देखते हैं, इंडिया का प्लेस। इंडिया इज अ प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स। पोलो इज प्लेड एट इंपॉर्टेंट क्लब्स इन द प्रिंसिपल सिटीज ऑफ इंडिया। पोलो जो है मेन शहरों में खेला जाता है, क्लब्स ऑर्गेनाइज करती है। स्कीइंग जो है वो हिमालय क्षेत्र में होता है, गोल्फ कोर्सेज, याचिंग क्लब्स, ट्रैकिंग, सन बाथिंग, वाटर स्पोर्ट्स आर सम ऑफ द स्पेशलिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इन सब क्षेत्रों में भारत ने अपने को विकास किया है और स्पोर्ट्स टूरिज्म इन सब क्षेत्रों में चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस एंड टेक्निकल टूरिज्म में। अकॉर्डिंग टू सम theologians, sociologists, and economists, a business journey can not be regarded as tourist journey because it lacks the voluntary element. कुछ समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि बिजनेस जर्नी को हम टूरिस्ट जर्नी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जर्नी आप स्वेच्छा से नहीं कर रहे हैं, आप बाध्य होकर कर रहे हैं। इट इज नॉट वॉलेंट्री। According to them, business journeys are professional journeys. उनके हिसाब से जो business journey है वो professional journeys हैं and do not leave to the person concerned either the choice of destination or time of his journey. Business उनके हिसाब से जो वो जो लॉजिक देते हैं कि बिजनेस जर्नीज जो है वो प्रोफेशनल जर्नीज होती हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल काम करने के लिए आप जाते हैं, आपको घूमने का वक्त नहीं मिलता, इसलिए इसको हम जो है बिजनेस एंड टेक्निकल टूरिज्म हम इसको बोल नहीं सकते। बिजनेस जर्नीज में आप बिजनेस का काम करते हैं, आप टूरिस्ट जर्नी नहीं करते हैं। On the other side, all the definitions of tourism includes business journeys under tourism. पर दूसरी तरफ पर्यटन के परिभाषा में हम बिजनेस जर्नीज को भी टूरिज्म में लेते हैं।
पर कभी कभी इसको इसलिए लिया जाता है क्योंकि बिजनेस के बाद कभी कभी ऐसे संस्थाएं आपको कहीं घुमाने ले जाते हैं, आपको समय देते हैं, लिबर्टी देते हैं, आप इंडिविजुअली कहीं पे घूम के आइए, तो इसलिए इसको बिजनेस टूरिज्म को टूरिज्म के तहत रखा गया है। पर समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री ऐसे लोग इसको बिजनेस और टेक्निकल टूरिज्म को टूरिज्म नहीं मानते हैं। Business tourism implies not only the professional journey of industrialists but also all journey which have their purposes. बिजनेस टूरिज्म जो है वो प्रोफेशनल जर्नी के अलावा और भी डिफरेंट प्रकार की जो जर्नी आप करते हैं, जैसे एक दिन के लिए आपने ब्रेक लिया, अपने रिश्तेदार से मिलने गए, या कहीं आप प्रसिद्ध स्थान है उसका दर्शन करने गए या घूमने गए, ये सारी चीजों को इंक्लूड करता है। सच एज अ विजिट टू अ फेयर, मानिए किसी मेला में, एंड एग्जीबिशंस of technical achievements which awaken a rather general interest among people and who have nothing in common with professional in questions. तो जैसे मेला है या टेक्निकल कुछ एग्जीबिशन लगी हुई है, टेक्निकल चीजों का आप विजिट करने गए एंड सो ऑन, तो इसमें बिजनेस टूरिज्म में ये सब को इंक्लूड किया गया है। The inclusion of business journey into tourism is also due टूरिज्म में बिजनेस जर्नी को और भी कारण है जिसके लिए इसको रखा गया है, वो कारण हम आपसे बात करते हैं। ड्यू टू द फैक्ट दैट बिजनेसमैन बिहेव नॉट ओनली एज कंज्यूमर्स, businessmen behave not only as consumers but often during their free time as real tourists by profiting from attractions offered by the country. बिजनेसमैन हमेशा कंज्यूमर्स के तरह बिहेव नहीं करते, हर वक्त वो बिजनेस मीटिंग्स में नहीं रहते, उनके पास फ्री टाइम रहता है, तो उस फ्री टाइम में वो रियल टूरिस्ट के तरह आसपास के क्षेत्र को घूमते हैं, समय का फायदा उठाते हैं, एंड इसलिए बिजनेस टूरिज्म को टूरिज्म के तहत रखा गया है। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिमांड। आर्थिक दृष्टि से मांग के आधार पर सेल्फ फाइनेंसिंग टूरिज्म, जो अपने ही पैसे से अपनी ही मांग को पूरा करने के लिए घूमते हैं। दूसरा आपका आता है जुवलाइन टूरिज्म, यंगस्टर्स जो होते हैं, वेरी यंग पीपल, आप जैसे लोग। This classification of tourism is based on informative and educative objective for young tourists. Young tourists लोग कुछ सूचनाएं मिली या एजुकेशन के पर्पस से, और भी कुछ पर्पस हो सकता है, इंफॉर्मेशन पाने के तहत आप लोग जोश खा के घूमने जाते हैं, इसको हम बोलते हैं यंगस्टर्स के लिए, जो स्पेशली टीनेजर्स होते हैं उनको जुवलाइन टूरिज्म हम कह सकते हैं। वो जब करते हैं उनको जुवलाइन टूरिज्म कह सकते हैं। सोशल टूरिज्म भी हम देखते हैं, और ये जो है whose income level does not permit to meet their demand. Social tourism is made feasible with the help of and though all sorts of facilities provided by the state and by some of the private enterprises. It is observed that the benefit of social tourism goes to the national population, as most of the tourism of this category belong to external tourism and very few to outgoing tourism. Social tourism खास तौर से जो है मिडिल क्लास के लोगों के बीच में होता है। सोशल टूरिज्म जो है वो आप फैसिलिटीज, जहां आप गए हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस आपको फैसिलिटीज देती है, आप थोड़ा सा सोशलाइजेशन करते हैं, घूमते हैं, वापस आते हैं। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द बेनिफिट ऑफ सोशल टूरिज्म गोज टू द नेशनल पॉपुलेशन। सोशल टूरिज्म का जो फायदा है वो आम जनता को मिलता है। अगला वर्गीकरण जो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रेंज, डोमेस्टिक टूरिज्म या इंटरनल टूरिज्म। In this case, people travel outside their normal domicile to other areas within the country
People find it easy to travel domestically because there is no language, currency and documentation barriers. अपने ही देश में जब घूमते हैं क्योंकि उसमें ना डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, ना भाषा का प्रॉब्लम है, न करेंसी की प्रॉब्लम है एंड सो ऑन. Their own language serves as a medium of communication. अपने ही भाषा से आप लोगों से बातचीत करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The currency which is used in everyday life continue to be the media of exchange. There is no need to meet particular requirements of documentation. Moreover, domestic tourism has no balance of payment implications. It is a substitute of foreign tourism and results in the saving of foreign currency for the country of residence. डोमेस्टिक टूरिज्म में बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं होता है और सामान्य तरीके से आंतरिक पर्यटन बड़े आराम से सरल तरीके से चलता रहता है. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टूरिज्म या फॉरेन टूरिज्म. शब्द से आपको लग रहा है कि एक देश से दूसरे देश में जाना. It is a kind of tourism where people travel to a country other than that in which they are normally live and which forms separate national unit within its own political and economic system. There are also obstacles. इसमें obstacles भी हैं, जैसे documentation में आपको passport चाहिए, visa चाहिए और भी other conditions of entry और movement है जिसका आपको पालन करना पड़ता है embassies के माध्यम से and so on. The distinction between domestic and international tourism is of degree rather than of substance. Nowadays, due to the improvement in the language, skill, currency and custom, and the growing free movement of people between developing countries, the distinction between domestic and international tourism is diminishing. आज के दिन में भाषा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन करेंसी एक्सचेंज में फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टम्स ड्यूटीज में भी फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट के नियम्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस वजह से डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखें फ्री मूवमेंट आराम से होता है. इसलिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म में कोई एक खास अंतर डिस्टिंक्शन आपको नहीं मिलता. आप इंडिया और नेपाल को एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया भूटान को एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया बांग्लादेश में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है. स्टिल आप देखें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका एंड सो ऑन कुछ कम है, प्रॉब्लम्स कम है इन अदर वर्ड्स. अब हम वर्गीकरण टूरिज्म का करते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य. हॉलीडे टूरिज्म शब्द है कि हॉलीडे में मजा लेना, चाहे हम नेशनल लेवल पे घूमे चाहे इंटरनेशनल में घूमे. ऐसे में हम रॉक क्लाइंबिंग में जा सकते हैं, स्कीइंग में जा सकते हैं, जिसमें हमें मजा आए ऐसे जगह हम हॉलीडे स्पेंड करना चाहते हैं. इन हॉलीडे कैंप्स अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल show their desire for physical recreation. ज्यादातर हॉलीडेज में लोग फिजिकल रिक्रिएशन करना चाहते हैं. There is a strong correlation between good behavior and sports participation. Old resorts based their attraction on holidays and gambling, and new resorts on holidays and resorts. It is seen that optional vacations planning improve attitude towards physical activities. Both during holiday and on returning home, people have a great interest in hobbies and exciting holidays, family walks and common vacations as well as camping, and many of the family tourist recreations are valuable. हॉलीडे में वेकेशंस में आप प्लान करते हैं, ज्यादातर आप जाते हैं हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं और करने के बाद जब आप लौटते हैं आपको लगता है कि आप में एक नई ऊर्जा आई. तो इसमें जो है हॉलीडेज में आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड आप काम करना पसंद करते हैं. लंबे लंबे जो एजेड पर्सन्स होते हैं लंबे फैमिली वॉक्स करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं एंड सो ऑन. और फैमिली टूरिज्म
में आप रिक्रिएशन करते हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। बिजनेस टूरिज्म इसमें भी है। कॉमन इंटरेस्ट ऑफ टूरिज्म इंक्लूड्स क्या है? इट इंक्लूड्स टूरिस्ट with other specific purposes for their journey and to sometimes subdivided into business purpose के लिए आप ये, पर फिर भी आपके दिमाग में कुछ स्पेशल पर्पस है कि अगर हम इस जगह पे गए, हमारे मिलने वाले हैं या हमारे जान पहचान के, हम जरूर विजिट करेंगे, विजिट टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, या हम इस जगह पे गए, यहाँ नेशनल लाइब्रेरी अच्छी है तो हम स्टडी करेंगे, या यहाँ हम ऐसे जगह पे, मानिए हम बिजनेस पर्पस से गए जो रिलीजियस तरीके से फेमस है तो हम वहां जाएंगे तो रिलीजियस टूरिज्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे पर्पसेस आपके दिमाग में बिजनेस के साथ रहता है, तो बिजनेस टूरिज्म को भी इसके अंतर्गत रखा गया। अब वर्गीकरण आपके साथ हम चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अदर सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, सामाजिक कारक जैसे मास टूरिज्म, पॉपुलर टूरिज्म, इस तरीके से। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो है बड़े पैमाने में लोग टूरिज्म में, पर्यटन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मास टूरिज्म। पॉपुलर टूरिज्म में क्या है? इट इज अ qualitative motion and by its nature it may give rise to mass tourism. It denotes activities, meetings with a wide acceptance of people because of their attractiveness and availability. The acceptance by people is because it meets their needs and tastes and are available at low price. Popular tourism खास तौर से बहुत महंगी टूरिज्म को पॉपुलर टूरिज्म में नहीं रख सकते। पॉपुलर टूरिज्म में जैसे होता है कि आपका टेस्ट है कि आपको फेयर जाना है या नहाने जाना है या वो करने जाना है, XYZ जो आपकी टेस्ट है, उसमें आप मास टूरिज्म का एक दूसरा पक्ष को हम पॉपुलर टूरिज्म बोल सकते हैं। सोशल टूरिज्म भी आता है। when people of limited means participate into tourism, measures are taken to encourage them to participate or to make it possible. It is known as social tourism. जब लिमिटेड लोग टूरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं तब टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से आपको प्रेरित किया जाता है कि मैक्सिमम लोग आए, आपस में आप लोग बातचीत करते हैं, सोसाइटी में आप लोग एक्सचेंज करते हैं आइडियाज एंड थॉट्स को। तो ऐसे पार्टिसिपेशन आपके चर्चा करने के बाद जब आता है तो इसको हम सोशल टूरिज्म के तहत रखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल टूरिज्म इज लार्जली बेस्ड ऑन सब्सिडीज, स्पेशल फैसिलिटीज एंड अदर मेजर्स। सामाजिक पर्यटन खास तौर से रिबेट्स पर आधारित होता है। स्पेशल फैसिलिटीज आप जो दे रहे हैं पर्यटकों को, इस पे आधारित होता है। लोगों को पता चलता है मीडिया से या आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट से, सोशलाइजेशन के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके माध्यम से, तो ऐसे को हम सोशल टूरिज्म बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोशल टूरिज्म में क्या आता है? लिमिटेड मीन्स और सब्सिडाइज टूरिज्म। आपके साधन कम होते हैं और कम पैसे में सब्सिडाइज रेट में जब आपको मौका मिलता है तो ऐसे टूरिज्म को हम सोशल टूरिज्म बोलते हैं। लिमिटेड मीन्स का मतलब क्या है? सोशल टूरिज्म इज कन्फाइंड विद मैनुअल वर्कर्स और अदर वर्कर्स हु कैन नॉट सेव enough money to pay for travel and accommodation. लिमिटेड मीन्स मतलब ऐसे जो मार्जिनल वर्कर्स होते हैं या लोअर इनकम वाले जो लोग होते हैं जो ज्यादा पैसा सेव नहीं कर सकते, उनके पास सीमित साधन है, उस सीमित साधन पर वो जाना चाहते हैं, वो कमिटेड हैं, तो ऐसे लिमिटेड मीन्स से जाते। पर आपको पता चला कि आपको रिबेट मिला है, आपको आने जाने का भाड़ा मिलेगा या आपको रहना फ्री एंड सो ऑन, तब जो है सोशल टूरिज्म विथ लिमिटेड मीन्स लागू होता है। Subsidized tourism क्या है? Social tourism is subsidized by the states, local authorities, employees, trade unions, clubs and other associations to which the workers belong. मान लीजिए वर्कर्स किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वहां मतलब कहीं पे आपको घुमाने ले जाया जा रहा है। जब आप एक साथ झुंड में जाते हैं तो खर्चा कम होता है, सब्सिडाइज तरीके से होता है, तो ऐसे को हम बोलते हैं सब्सिडाइज्ड टूरिज्म। तो इस तरीके से हमने विभिन्न प्रकार के टूरिज्म के बारे में आपको बताया, प्रकाश डाला, और आशा करता हूं कि आप सब समझे हैं
और इसको बार बार 3-4 बार कम से कम मेरे लेक्चर्स को आप सुनिए, पढ़िए, समझिए और आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझेंगे। क्योंकि अगर आप इसको कैरियर में लेना चाहते हैं तो ये सारी बातें दिमाग में रखेंगे, तभी आप सही निर्णय लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये इंडस्ट्री 21st सेंचुरी के लिए नौकरी की दृष्टि से बहुत ही उम्दा इंडस्ट्री है, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। कंपटीशन कम है, बस आपको सोचना है, निर्णय लेना है, आगे बढ़ जाना है। तो विद दिस, once again, thank you, my dear students, very much.